नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए हमारा पर्यावरण जो कक्षा 6, 7, 8 में एक ही पुस्तक लगती है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये हमारे पढ़ने के हिसाब से और जीवन के हिसाब से दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी को प्राप्त होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। लेकिन अच्छा है ये 6, 7, 8 में लगी हुई है पुस्तक। ये अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण, ये पाठ का नाम है। पाठ तीसरा है इसका अभ्यास। इससे पूर्व हमने 2 अभ्यास इसमें डाल दिए अपने बोर्ड ये चैनल पर। तो देखिए, हमारा पर्यावरण पर्यावरण क्या है? जो हमारे चारों ओर है वो हमारा पर्यावरण। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, जो भी है सब ये हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से ही हमें सांस लेने के लिए, पर्यावरण से ही हमारी भोजन की व्यवस्था, हर चीज़ हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, वो हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये जानकारी हम छोटे से बच्चों को एक संस्कार के रूप में देते आएंगे कि एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। तो बच्चों में बहुत अब हमेशा इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि हमें पौधों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए अब अपने प्रकरण पर चलते हैं। अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपशिष्ट किसे कहते हैं? मनुष्य एवं अन्य जीवों की दैनिक क्रिया का कलापों में फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो दैनिक जीवन में निकलता है। अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण दीजिए। और जब मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं इसका पूरे पाठ को भी आपको बताऊंगी। ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए दो उदाहरण लिखने हैं। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। तरल रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ तरल पदार्थ कहलाते हैं, तरल अपशिष्ट। और गैस या धुआं के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं। तो इसके उदाहरण देखेंगे। ठोस अपशिष्ट के जो उदाहरण है, टूटे फूटे बर्तन, सब्जी व फलों के छिलके, कांच, प्लास्टिक, जो भी अनुपयोगी सामान हो घर गृहस्थी का जो गल ना सके वो ठोस में आ जाएगा। ठीक है। और द्रव में सड़ने गलने वाले, ठीक है, जो ना गल जाए, वो ना गलने वाले नहीं, गलने वाले, ना नहीं होगा इसमें, ये ना नहीं है, तो ये कहाँ गया ये, ठीक है। गलने वाले कचरे, जीवों का मलपूत, नदियों नालियों का सीवर का गंदा पानी, ये सब आपका द्रव अपशिष्ट में आएगा। गैसीय अपशिष्ट में चूल्हे, अंगीठी की धुआं, भरे हुए जीवों का सड़न, बदबू वाला, वो जो होती है, मरे हुए जो जीव होते हैं उन सब से जो सड़न पैदा होती है वो भी इसी में गैसीय वाली में आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं? तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है, लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन से निकलने वाले धुआं, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि का धुआं। तो ये गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत है। तो अपशिष्ट पदार्थों, एक मैं कहना चाहूँगी, अपशिष्ट पदार्थों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा, ये मैंने अपशिष्ट पदार्थ बताए हैं। लेकिन गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत कौन कौन से ये हैं? लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन से निकलने वाली धुआं, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट आदि, बीड़ी का धुआं, ये सब हमारे गैसीय में आएंगे। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों का उदाहरण सहित समझाइए। तो अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों के कई कारण होते हैं। पहला एक उदाहरण देखेंगे। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में मैथिल आइसा साइमाइट्स गैस से, जो देखिए आइसा साइमाइट गैस, ये जो नाम है आपका, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी गैस के कारण ही ये है कार्बाइड पेस्टिसाइड। ठीक है, ये कार्बा पेस्टिसाइड है। तो ये इस गैस का जब रिसाव हुआ तो इस गैस से शहर के लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों की संख्या मृत्यु, अनेक बीमारियां, कैंसर, सांस फूलना,
सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना, इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अभी भी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वे विकलांग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने वाली कीटनाशक जैसे डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। खेतों में डाले जाते हैं ना मारने के लिए, वो जो दवा होती है बहुत ही हानिकारक होती है। यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में बनी रहती है। पारा, दूसरा अगला उदाहरण है, पारा एक भारी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतुओं के और मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसको प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। यानी पारा बहुत ही हानिकारक है। अब प्रश्न है, सोक पीट बनाने की विधि लिखिए। सोक पीट कैसे बनाते हैं ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चों को भी बताना। गांव में तो बहुत ही आसान है इसको। देखिए, सोक पीट बनाने के लिए ज़मीन में 5 से 6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदिए। ठीक है, आप गड्ढा खूब नीचे तक खोद लीजिए। अब उसमें गड्ढे में तली पर ईंट के टुकड़े या डालकर बालू की परत से ढक दिया जाता है। इसके बाद उसे नाली पानी बहाने के स्थान पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसे कनेक्ट हो जाएगा और गंदगी बाहर चली जाए, तथा ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार सोक पीट तैयार किया जाता है। गांव में इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें सीधा एक गड्ढा खोदिए, उसमें एक ढक्कन लगा दीजिए। इस गड्ढे की तली पर ईंट या पत्थर के टुकड़ों को डालकर बालू की परत से ढक दिया जाता है। इसके बाद उसे नाली से कनेक्ट कर दिया जाता है, पानी बहने के स्थान पर जोड़ दिया जाता है तथा ऊपर से ढक दिया जाता है। वो सोक पीट तैयार हो गया आपका। ई कचरा से आप क्या समझते हैं? जैसे ईमेल होता है ना, ई कचरा, ये भी वैसे ही है। जैसे ई कचरा से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक, ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें को जो भी हैं आपका टीवी ख़राब हो गया, आपका मोबाइल ख़राब हो गया, कोई भी चीज़ आपकी, जैसे ऑफिस से निकलने, घरों में निकलने वाला कचरा ई कचरा कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला। इसके अंदर खराब जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि। देखिए, आजकल तो घर में ना सारा ई कचरा ही है। ठीक है, आप बच्चों से पूछोगे, आजकल ये चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अब ये नहीं कह सकते गांव वाले कि हमारे पास ई कचरा नहीं है। टीवी वहाँ भी ख़राब होती है, मोबाइल भी है वहाँ पे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एसी, हर चीज़ है गांव में। तो समझिए, ई कचरा उदाहरण सहित लिखने तो आपने इतने सारे उदाहरण भी लिख दिए। कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करने चाहिए? ठीक है, तो कारखानों से निकलने वाले जल को उचित प्रकार से उसको बाद उचित उपचार करने के बाद उसको मतलब उसकी गंदगी हटा दिया जाए, साफ के नदियों में बहाना चाहिए, जिससे नदियों का जल दूषित ना हो। एक उनका अपना एक रिसाइकलिंग होती होगी, वैसे करना चाहिए। अच्छा, प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? भैया, प्रत्येक घर में मलमूत्र के उचित निस्तारण तथा गंदगी से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय का होना आवश्यक है। सरकार इतना शौचालय दे भी रही है, तो शौचालय का प्रयोग सही से नहीं हो रहा है। ये भी आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि जितनी बीमारियाँ होती हैं, बाहर जो जाते हैं शौचालय के लिए, विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ, कीटनाशक जो हमारे पर बैठ जाती हैं, बीमारी हैजा, इस तरह की जो डेंगू सेंगू होते हैं, इसी तरह की खुले में शौच करने की वजह से होता है। इसलिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। शौचालय का होना भी आवश्यक है, ताकि मलमूत्र उचित निस्तारण तथा गंदगी से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के प्रत्येक घर में शौचालय का होना आवश्यक है। अब प्रश्न आता है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, एकदम सही है। अपशिष्ट पदार्थ से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, बिल्कुल सही है। अपशिष्ट पदार्थ से ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं, बिल्कुल सही है। घरेलू कूड़े करकट का निस्तारण प्रदूषण की समस्या है, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है, गलत है। ठीक है, वो तो कभी सड़ती नहीं है। अगला है आपका, सही मिलान कीजिएगा। बायोगैस, कंपोस्ट खाद, गैसीय अपशिष्ट, जल निकास तंत्र में बाधा, अपशिष्ट से पुनः उपयोगी सामान बनाना, इसको बोलते हैं पुनः चक्रण। अपशिष्ट से पुनः उपयोगी सामान बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। जल निकास तंत्र में जो बाधा है, पॉलीथीन गाय खा लेती है तो गाय मर जाएगी।
पॉलीथीन जहाँ होगा वहाँ सामान पानी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा निकास तंत्र में पॉलीथीन बाधा है। गैसीय अपशिष्ट, धुआं, ठीक है। और कंपोस्ट घास में फलों, सब्जियों, छिलकों, आकों से अब जो कंपोस्ट घास बनाना सब को एक किसी बाल्टी में भर दीजिए, ढक के रख दीजिए, कंपोस्ट खाद तैयार। बायोगैस क्या है आपका? जैविक अपशिष्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट जो हमारा तीसरा था अपशिष्ट वाला, हमने इसको पूरा कर लिया है। और अगले पार्ट के साथ फिर मिलती हूँ। पर्यावरण के सेव एनवायरनमेंट, एक पौधा जरूर लगाएं अपनी सांसों के नाम। जय हिंद।